नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और आपके साथ मैं हूं सिकता देव। जिस देश में कण कण में देवता का वास माना जाता है, वहां आजकल जहां देखिए वहां शहर दर शहर खुदाई में मंदिर निकल रहे हैं। तो आज खबरों की खबर में इस पर विस्तार से बात होगी। खबरों की खबर में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संबल से लेकर मुजफ्फरनगर तक खुदाई में तो कहीं कुएं निकल रहे हैं तो कहीं बावड़ियां। तो यही होगी हमारी पहली बड़ी खबर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या है मंदिर मार्ग और वो मार्ग आज कहां तक जा रहा है। हमारी दूसरी बड़ी खबर महाकुंभ से है, जिसके लिए प्रयागराज सज धज कर तैयार है, जहां अब की बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए आएंगे। आज वहां सीएम योगी खुद तैयारी देखने के लिए पहुंचे थे। हमारी आज की तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा का चुनाव सर पर है और यहां पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने क्या एक जैसी तैयारी कर रखी है, इसकी पड़ताल आज हम करेंगे। चौथी खबर महाराष्ट्र के परभणी से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की मौत तक पहुंच गई है। आखिर कौन है उस मौत का जिम्मेदार, इस पर भी हम बात करेंगे। और पांचवी खबर पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के मार गिराए जाने से जुड़ी खबर, जिसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया ऑपरेशन 2 स्टेट्स ने। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर संबल से शुरू हुआ मामला अब उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में पहुंच रहा है। तो ये हमारी आज की बड़ी खबर है। योगी के जिस मंदिर मार्ग की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत करते हैं चंदौसी से। चंदौसी उसी संबल जिले की एक तहसील है, जहां 24 नवंबर को मस्जिद के बाहर हिंसा हुई थी। संबल के खग्गू सराय में अतिक्रमण हटाने के दौरान जब एक मंदिर की खोज हुई, तब से उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मंदिर मिलने या बंद पड़े मंदिरों को खोले जाने से जुड़ी खबरें आने लगी। चंदौसी में भी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन ये लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानदंडों को नष्ट करने का काम किया। इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा, जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया। अपने बर्बरक कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। चंदौसी उसी संबल जिले की एक तहसील है, जहां 24 नवंबर को मस्जिद के बाहर हिंसा हुई थी। संबल के खग्गू सराय में अतिक्रमण हटाने के दौरान जब एक मंदिर की खोज हुई, तभी से यूपी के दूसरे शहरों में भी मंदिर मिलने या बंद पड़े मंदिरों को खोले जाने से जुड़ी खबरें आने लगी। चंदौसी में भी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ तो एक बावड़ी का पता चला। माना जा रहा है कि इस बावड़ी की खुदाई से जो जानकारियां मिलेंगी, उससे संबल के दूसरे विवादों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। बावड़ी के अंदर से पूरा का पूरा इतिहास निकल रहा है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है,
अंदर तिलिस्म का दायरा बढ़ता जा रहा है। शुरुआत करते हैं चंदौसी से। चंदौसी संभल की ही एक तहसील है, जहां के लक्ष्मणगंज में 17 दिसंबर को बांके बिहारी का खंडहर हो चुका मंदिर मिला था। इसके बाद यहां की बावड़ी भी खबरों में आई। जिला प्रशासन को शिकायत मिली कि चंदौसी की बावड़ी पर अवैध कब्जा है, जिसे हटाया जाना चाहिए। 21 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने की मुहिम चली तो बावड़ी के अंदर का रहस्य एक एक कर सामने आने लगा और अब वहां खुदाई लगातार जारी है। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है वो 6 से 7 फीट गहरी और 8 से 9 मीटर लंबी है। बावड़ी कुल मिलाकर 210 वर्ग मीटर एरिया में फैली है और ये 125 से 150 साल पुरानी बताई जा रही है। खुदाई के दौरान एक सुरंग भी देखी गई और सुरंग के अंदर तहखाना भी मिला है। चंदौसी में फिलहाल ये खुदाई यहाँ की नगर पालिका कर रही है, लेकिन आगे चलकर इसे एएसआई को भी हैंडओवर किया जा सकता है। प्रशासन का ये कहना है कि जो जिस तरह के दस्तावेज वहाँ पे मिले हैं उसको और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए जांच पड़ताल भी की जाएगी और जो धरोहर मिली है, जो वहाँ पे बावड़ी है और जो कुआं है और 4 कमरे भी दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल वहाँ के जो स्थानीय राजा हुआ करते थे 100 साल से 150 साल के पहले ये सब कुछ बनाया गया था। वक्त के साथ उनके परिवार के लोग भी चले गए और ये सब कुछ जो ज़मीनें थी वो कब्ज़ा होती चली गई। 400 स्क्वायर मीटर ज़मीन है और 400 स्क्वायर मीटर ज़मीन में 210 स्क्वायर मीटर में ये बावड़ी कुआं और कमरे वगैरह बने थे और 190 स्क्वायर मीटर जो एरिया था वो सब कब्ज़ा हो गया है। तो प्रशासन फ़िलहाल मिट्टी हटवा रहा है। मिट्टी हटवाने के बाद देखेगा कि अंदर कोई सुरंग है, कोई तहखाना है और क्या क्या चीज़ें हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, दस्तावेज़ों में क्या है। लेकिन इस बीच जो परिवार है जिसकी ये धरोहर कही जा रही है, वहाँ से उनकी एक वारिस है। 5 बहनें थी, उनमें एक बहन है शिप्रा, जो कल सामने आए। उन्होंने दावा किया कि हमारे पुरखों की बनाई हुई ये इमारत है। जिस बावड़ी की बात हो रही है उसे रानी की बावड़ी कहते हैं। चंदौसी के तहसीलदार का कहना है कि बावड़ी सरकारी जमीन पर है जिसकी पैमाइश की जा रही है। साथ ही इस मामले में अतिक्रमण की शिकायत करने वाले कौशल किशोर का दावा है कि बावड़ी 1857 के गदर के जमाने की है और यही वो जगह है जहां रानी की सेना रहा करती थी। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में डाटा संख्या 543 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। बावड़ी की जमीन को जिस परिवार से जोड़ा जा रहा है उसमें 5 बहनें हैं। खानदान की अंतिम वारिस शिप्रा रानी ने क्या कहा, जरा सुनिए। चंदौसी में ये जो खुदाई हो रही है ये हमारी ऐतिहासिक जगह है। हमारी दादी रानी सुरेंद्रवाला, बाबा जगदीश कुंवर जी, इनकी ही संपत्ति है और उनके बेटे हैं लल्ला बाबू विष्णु कुमार जी, उनकी मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। और ये हमारा पुश्तैनी फार्म हाउस था, यहाँ पे हम लोगों का एक कुआं बना हुआ था बाबरी, वहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई थी। सन 95 के बाद तक तो ये अलाइव था, मतलब
फिर ये कुआं मतलब हम लोग जाते थे, मम्मी पापा के साथ जाते थे, वहाँ पे पिकनिक मनती थी, हम लोग वहाँ एंजॉय करते थे, अपना खेती बाड़ी भी होती थी, फार्मर्स भी होते थे, तो हम लोग जाते थे। सारा बचपन वहीं बीता है, यहाँ से कोठी से ही जुड़ी हुई लक्ष्मणगंज पूरा हमारे ही कवर में आता था। इस बावड़ी का इतिहास जो भी हो, खुदाई ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। ऐसे में जबकि संभल, चंदौसी, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से लेकर कानपुर और वाराणसी तक मंदिर मिलने या खुदाई की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा वो सुनिए। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। जाहिर है योगी का मंदिर मार्ग कहां जाकर रुकेगा नहीं कहा जा सकता। बयानों की बाण भी चलते रहेंगे क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हर खबर का एक राजनीतिक पक्ष होता है। योगी के मंदिर मार्ग पर समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो ये भी स्वाभाविक है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, संभल के अलावा मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, कानपुर और वाराणसी में भी तो मंदिर मिले हैं या फिर मंदिर खोले जाने की मांग की गई है। हालांकि मुजफ्फरनगर में 3 दशक से बंद पड़े मंदिर को खोला गया तो वहां एक खास तस्वीर सामने आई, आप भी देखिए। चंदौसी से अब आपको मुजफ्फरनगर ले चलते हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र लद्दावाला में बंद पड़े मंदिर को 32 साल बाद खोल दिया गया है। खास बात ये रही कि स्वामी यशवीर महाराज की अगुवाई में पहुंचे लोगों पर मोहल्ले के मुस्लिम समाज ने फूल बरसाए। हमारा शिव मंदिर है और यहाँ पर हिंदू बस्ती रहा करती थी, लेकिन वो यहाँ से पलायन कर गई। जैसा कि और स्थानों की तरह पलायन होते हैं, तो 35 वर्षों से यहाँ पर कोई भी पूजन नहीं हो रहा था। तो हमें जानकारी हुई, भाई हिंदू बस्ती भले ही ना हो लेकिन हमारा पवित्र स्थान है, मंदिर है, तो हमने इसे आज हवन पूजन के माध्यम से जागृत किया है। अब यहाँ पर प्रतिदिन पूजन होता रहेगा। सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं हुआ। मुस्लिम समाज का कहना है कि मंदिर की देखभाल वही लोग करेंगे जिन्हें करना चाहिए। ये पता चला कि भाई हिंदू समाज के लोग यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं, उनका मंदिर है, मोस्ट वेलकम। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा भी की है, मेड बिछाई, यहाँ पर झालर लगाई है, ये सारी व्यवस्था मुस्लिम समाज के लोगों ने की है, क्योंकि हमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और अच्छा है। हम तो इसमें और खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारी मस्जिद गई, हम उसकी देखभाल करें। यहाँ पे मंदिर है तो हिंदू समाज के लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए। अब तक तो हमारे पे जिम्मेदारी थी है, मुस्लिम समाज का परिवार यहाँ पर साफ सफाई भी करते थे और इसकी देखभाल भी करते थे, लेकिन अब हमें और अच्छा लग रहा है कि भाई माल्य मंदिर के जो असली मालिक हैं, हकदार है, वो खुद आकर के यहाँ पर यज्ञ भी किया उन्होंने, साफ सफाई की भी व्यवस्था होगी अब यहाँ पर। मुजफ्फरनगर के बाद आपको बुलंदशहर ले चलते हैं, जहां 32 साल से बंद पड़े मंदिर को खोले जाने की मांग की जा रही है। इस मंदिर का निर्माण जाटव समाज के लोगों ने किया था, जो 3 दशक पहले से यहां से चले गए थे। ध्यान देने की बात यह है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और मंदिर को लेकर कहीं कोई विवाद भी नहीं है। मंदिर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर था, लगभग 38 साल पहले वहाँ पे उसको मंदिर को हटा दिया गया। इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। जाटा समाज उस मंदिर को यूज़ करता था और जाटा समाज जब वहाँ से शिफ्ट करके वो किले गांव साइड चला गया तो ये कहा जाए वहाँ के लोगों ने द्वारा ये बताया गया कि जो मूर्ति थी वो मूर्ति अपने साथ ले जा करके उन्होंने विसर्जन कर दिया नज़दीकी नदी में। तो जो इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं उसके संबंध में स्पष्ट रूप से फिर से कह देना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई भी विवाद किसी भी पक्ष के बीच में नहीं है।
योगी के जिस मंदिर मार्ग की हम बात कर रहे हैं उसमें अगला नंबर कानपुर का है। शहर की महापौर प्रमिला पांडे ने 3 दिनों में आधा दर्जन से अधिक उन पुराने मंदिरों को प्रशासन की मदद से खोज निकाला है जो बीते 4 दशकों से बंद पड़े थे। सोमवार को महापौर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ बेकनगंज इलाके में पहुंची और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। 91 में जब दंगा हुआ था तो यहाँ नीरज चतुर्वेदी यहाँ से विधायक लड़ा करते थे, तभी जनरल गंज था। मैं एक गली में हम लोगों ने प्रचार किया। आज हमारे यहाँ के सारे मंदिरों का बहुत दयनीय है, क्या कहते हैं, स्थिति है। मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, शंकर भगवान गायब हैं, एक जगह फैक्ट्री चल रही है। कानपुर के इस इलाके में जिन मंदिरों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं उनमें एक शिव मंदिर और 2 हनुमान जी के मंदिर हैं। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के लोग मौके पर आए और पुलिस की मौजूदगी में मंदिरों की साफ सफाई की। आज हम पेजबाग हीरामनपुर में 3 मंदिरों को खुलवाया प्रशासन के सहयोग से। माननीय मुख्यमंत्री और डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन लगाई थी, जो प्रशासन ने, डीएम साहब और मुख्यमंत्री ने आदेश किया। प्रशासन ने आज मंदिरों को खुलवाया, अतिक्रमण हटवाया, साफ सफाई करवाई बाहर की। अभी मंदिरों का गेट हमारे सील पैक है, उनको इतवार को खुलवाया जाएगा। लेकिन हमारे मंदिर इस बीच मेयर प्रमिला पांडे ने कर्नलगंज थाना क्षेत्र के लोधेश्वर इलाके में बने प्राचीन शिव मंदिर को भी खुलवाया। कहा जा रहा है कि यहाँ भी साफ सफाई के बाद पूजा शुरू की जाएगी। कानपुर के बाद अब बारी है वाराणसी की, जहां वीएचपी के कार्यकर्ता एक मंदिर में जलाभिषेक को लेकर अड़ गए। दरअसल पिछले दिनों वाराणसी के मदनपुरा में एक प्राचीन मंदिर के मिलने की खबर आई थी। जिस मकान के आगे सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है वो राजा महेंद्र रंजन राय के नाम पर था। बताया जा रहा है कि इस मकान को 1932 में ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया, लेकिन उस रजिस्ट्री में कहीं पर भी मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल प्रशासन के समझाने पर जांच पूरी होने तक जलाभिषेक का अभियान रुक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मंदिर मार्ग के बाद चलते हैं महाकुंभ, जहां 45 दिनों में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। मेले में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन की खरीद पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर एक बार प्रयागराज पहुंचे। योगी ने कहा कि मौका है हमें बेहतरीन मेजबानी का उदाहरण पेश करने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पहुंचे और वहां पूजा अर्चना करने के बाद स्वच्छता आरती कार्यक्रम की शुरुआत की। महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो दिसंबर के महीने में चौथी बार प्रयागराज पहुंचे हैं। कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ क्षेत्र में टेंट सिटी और सर्किट हाउस का निरीक्षण किया और तैयारियों की जानकारी ली। सीएम योगी ने बताया कि महाकुंभ में श्रद्धालु बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, अक्षय वट, पातालपुरी, भारद्वाज आश्रम, सरस्वती कूप कॉरिडोर देख सकेंगे। इसके अलावा भगवान राम और निषाद राज की मिलन स्थली श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर के भी दर्शन किए जा सकेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग वासुकीनाथ के भी सौंदर्यीकरण का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ में 45 दिनों के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। सीसीटीवी कैमरा है,
हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है तथा ऐसे मैलिशियस कंटेंट्स, ऐसी चीज़ें, भ्रामक कोई भी प्रचार प्रसार पे हम कड़ी नज़र रख रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में एक नया कुंभ से रिलेटेड डिजिटल वॉरियर का कंसेप्ट भी शुरू किया है। इससे पहले कुंभ क्षेत्र में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में धर्म ध्वजा की स्थापना का अनुष्ठान आयोजित किया गया। संगम पर लकड़ी के खंभे के ऊपर 51 फुट का धर्म ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इससे पहले संतों ने कपिल मुनि की पूजा की और ध्वज को फूल, माला और मोर पंखों से सजाया। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में धर्म ध्वजारोहण का कुंभ मेला क्षेत्र में हो गई है। हमारी धर्म ध्वजा पूर्ण पूजा विधि से, ध्वज दंड की पूजा, भूमि की पूजा, देवताओं की पूजा, भगवान कपिल मुनि जो हमारे आराध्य हैं उनकी चरण पादुकाएं आज यहाँ आई हैं और उसके बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। तो आज से हमारे यहाँ साधु संतों का यहाँ कुछ रहना शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कायम हो जाएंगे। इसके बाद और भी बहुत से वो आएंगे। हमारे सभी महासचिव इस ध्वजा पूजन में आए हुए हैं। पूरे दुनिया के लिए मंगल कामना करते हैं। पूरे दुनिया के लिए खूब 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 आशीर्वाद है, आशीष है। इस महाकुंभ में आइए और आकर अपने जीवन को धन्य करिए। धर्म ध्वज फहराना नागा साधुओं की विशेष गतिविधियां आरंभ होने का प्रतीक है। ये ध्वज विशेषकर अनुशासन और परंपरा का प्रतीक है। ये सुनिश्चित करता है कि इसके तहत किए गए सभी कार्य समुदाय और सनातन परंपरा के मूल्यों को सामने लाएंगे। और ये प्राचीन काल से जो कुंभ मेले की परंपरा है उसकी ये स्थापना काल का प्रथम पर्व है। उसके बाद में पेशवाई होगा। पेशवाई के बाद जो नगर प्रवेश की एक शोभा यात्रा के माध्यम से सभी सन्यासी अपने इष्ट देवता के साथ में मंडलेश्वर आचार्य सब लोग आते हैं। उसके बाद जो है पेशवाई के बाद में स्थापित हो जाता है। उसके बाद फिर शाही स्नान होता है। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ज्यादा बसें चलाने का ऐलान किया। कुंभ के लिए विशेषकर क्योंकि 6 से स्नान होते हैं, उसमें 3 प्रमुख स्नानों के लिए 7000 बसें पूरे क्षेत्र से आएंगी। हमारी गाड़ियां 15 दिन पहले से जाके जब 10-12 के करीब यहाँ से निकलेंगी और ये मौनी अमावस्या उसके बाद माघी पूर्णिमा इन स्नानों तक वहाँ पर रहेंगी। गाड़ियाँ सब नई हैं। ये BS6 गाड़ियाँ हैं। ज़्यादातर सभी गाड़ियाँ सेंसर बेस गाड़ियाँ होती हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ आपकी नई फ्लीट की हमारी जा रही हैं। जो कुछ हैं बची हुई हैं तो उनका कलर सभी भगवा कलर में जाएंगी। महाकुंभ का मेला 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात दिल्ली की, जहां विधानसभा के चुनाव सर पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपकी जीत के लिए 3 हथियार तैयार कर रखे हैं। लेकिन कैसे कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल को घेरने के लिए 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों पर दांव लगा सकती है, उसको जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, जहां 2 धाराएं दिल्ली के लोगों से जुड़ रही हैं। एक धारा यहां दिग्गजों में मुकाबले की है तो दूसरी धारा मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप की। एक तरफ मोदी सरकार की आयुष्मान योजना के बरअक्स
केजरीवाल सरकार संजीवनी योजना लेकर आई, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल और दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में 4 मुद्दों पर वार पलटवार हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सबसे महंगा पानी है, तो इस पर केजरीवाल और उनकी पार्टी का जवाब है कि उन्होंने दिल्ली को मुफ्त में बिजली और पानी दिया। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इसके जवाब में केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में तो आधी सरकार केंद्र की है, लिहाजा जिम्मेदारी उनकी भी है। बीजेपी की तरफ से आरोपों का कच्चा चिट्ठा लेकर अनुराग ठाकुर आए, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। आगे आरोपों पर वार पलटवार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इनके बयान सुन लीजिए। देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1। आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी के आरोपों की फहरिस्त लंबी, तो केजरीवाल की तरफ से भी हर मुद्दे पर जवाब दिए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का वादा 2 चुनावों में किया, लेकिन कुछ नहीं किया। केजरीवाल का कहना है कि उनको एक मौका और मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का ये भी आरोप है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत शराब घोटाला है। इस पर केजरीवाल का जवाब है कि ये सब फंसाने की साजिश है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं। 2014 से बीजेपी का विजय रथ देश के अलग अलग हिस्सों में जीत का परचम लहराता गया है, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता की किल्ली हासिल करना अब तक संभव नहीं हो पाया है। केजरीवाल इस कोशिश में हैं कि कैसे उनकी पार्टी शानदार जीत की हैट्रिक लगाए, और बीजेपी उस हैट्रिक को रोकने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली वाले इनको वोट क्यों दें? अभी भी जो पूरा का पूरा चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, ये पूरा चुनाव इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई विजन नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे। केवल एक ही चीज है, केजरीवाल को सुबह से शाम तक गालियां देना, आम आदमी पार्टी को गालियां देना। तो क्या लोग इनको इसलिए वोट दें कि अच्छी अच्छी गालियां देते हैं? लोगों का इससे क्या भला होगा गालियां देने से? घोटाले पे घोटाला केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे, दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। दिल्ली की राजनीति में सबसे निर्णायक मोड़ 2013 के विधानसभा चुनावों में आया था, जब नई दिल्ली सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया था। अब की बार उस सीट से मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है। अगर नई दिल्ली सीट से ही अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें कांग्रेस से संदीप दीक्षित का सामना करना पड़ेगा, जो 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहीं एनडीटीवी को मिली उच्च स्तरीय सूत्रों की जानकारी के मुताबिक बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नई दिल्ली सीट का मुकाबला मुख्यमंत्री बनाम पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों की हो जाएगी।
केजरीवाल भी जानते हैं कि प्रचंड बहुमत वाली हैट्रिक आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए 3-3 स्तरों पर वादों की झड़ी लगाई। बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी कार्ड, महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया देने वाले महिला सम्मान योजना और दलित छात्रों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। सोमवार को केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना का कार्ड बांटना शुरू किया। इसके तहत आपकी सरकार बनी तो दिल्ली की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा और इसे आगे बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह किए जाने का भी वादा है। जिन महिलाओं को केजरीवाल ने कार्ड बांटा वो गदगद हैं। हर महिला के लिए, मेरे लिए ही नहीं, हर महिला के लिए जो गृहिणी है उसके लिए हर थोड़ा सपोर्ट या होना चाहिए और सर ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी योजना लाए हैं लेडीज़ के लिए। बहुत खुश हैं, उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया और 60 साल के बाद मतलब इलाज फ्री है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। महिला सम्मान योजना के कार्ड पर केजरीवाल कवच कार्ड लिखा है, जिस पर बीजेपी को ऐतराज है। ये सरकार कंगाल हो चुकी है। 31 सालों के इतिहास में दिल्ली सरकार के डेफिसिट बजट पहली बार आया। 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांग रहे आखिरी महीने में, यानी कि महिलाओं को समय पर विडो पेंशन तक नहीं लगा पा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, नई पेंशन नहीं कर पा रहे हैं और एक शगुफा छोड़ के चुनाव के मौके पर लोगों की, महिलाओं के वोट हथियाना चाहते हैं। अब देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं बहुत समझदार हो चुकी हैं, केजरीवाल के फंडे में आने वाली नहीं है। वहीं बुजुर्गों के लिए भी केजरीवाल ने संजीवनी योजना का कार्ड वितरित कर दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस के वादों की लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि वोटरों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी अभी और आगे बढ़ेगी। दिल्ली में अतुल रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर महाराष्ट्र के परभणी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने और फिर पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां सरकार इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज परभणी में पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार के साथ ही राहुल गांधी भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने एक दलित युवक की थाने में हत्या कर दी है। ये आक्रोश भरा प्रदर्शन संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान से जुड़ा हुआ है। पहले बाबा साहेब की प्रतिमा में उनके हाथ में लिए हुए संविधान की प्रतिकृति को तोड़ा गया, फिर इसके खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन और आक्रोश शुरू हुआ और फिर माहौल तब बिगड़ गया जब पुलिस हिरासत में सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के युवक की मौत हो गई। इस पर हंगामा इस कदर बरपा कि मुंबई ही नहीं, दिल्ली से होकर भी गुजरने वाली सारी सड़कें इस वक्त परभणी की ओर ही जा रही हैं। उस कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी परभणी पहुंचे। उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिजनों से मुलाकात की। मिलने के बाद राहुल ने पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप, ठीक है। इसको, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि सोमनाथ को सांस लेने में तकलीफ थी और उससे दूसरी कई बीमारियां भी थी। हालांकि घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इससे मामला दबता हुआ नहीं दिख रहा है। सोमनाथ पढ़ने में बहुत अच्छे छात्र थे। 2018 में उनके पिता की मौत हो गई थी। सोमनाथ को लगता था कि उच्च शिक्षा के जरिए वो अपनी बेबस जिंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं। सोमनाथ कानून की पढ़ाई कर रहे थे। अपनी माँ और भाई के लिए वो उम्मीद के आखिरी चिराग थे।
लेकिन परभणी की पुलिस हिरासत में 15 दिसंबर को वो चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अब उनका परिवार इंसाफ मांग रहा है। मेरे भाई को जब अरेस्ट किए थे ना, उस दिन से लेकर पुलिस ने किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी। जिस दिन भाई की डेथ हो गई 15 तारीख को, उसी दिन उन्होंने कॉल करके बताया कि आपके भाई का मृत्यु हो गया है हार्ट अटैक की वजह से, आप आकर बॉडी लेके जाइए। और हमारी यही मांग है कि उन जो लोग हैं उस घटना में, उसको अरेस्ट करने से उसके डेथ तक, उन सभी को सज़ा होनी चाहिए। छुट्टी पे भेज के कुछ फ़ायदा नहीं है, सज़ा तो उनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक पिछले कुछ समय से माहौल गरमाया हुआ है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में परभणी में एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार के लिए भी चीजें आसान नहीं हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत और संजय शिरसाट भी परभणी पहुंचे। या संतोष देशमुखच्या हत्यामध्ये ज्यांचा हात असेल। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब के कहने के बाद मैं और उदय सामंत परभणी पहुंचे और हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घटना की जानकारी लेकर हम शिंदे साहब को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। सवाल सिर्फ एक सोमनाथ का नहीं है, सवाल उन तमाम सोमनाथों का है जिन्हें बाबा साहेब की जिंदगी से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो प्रेरणा कभी कभी मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब उस एनकाउंटर की खबर जिसमें तीन खालिस्तानी आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया है। ये घटना पीलीभीत की है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब पुलिस से जानकारी मिली थी कि तीन आतंकवादी वहां छुपे हैं। यूपी और पंजाब पुलिस ने बेहद गुप्त तरीके से ऑपरेशन 2 स्टेट्स को अंजाम दिया, जिसमें न सिर्फ आतंकियों का काम तमाम हुआ, बल्कि अब खालिस्तान को शह देने वाले पाकिस्तान की पोल भी खुल गई है। आतंकवादी नंबर 1 जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह, उम्र 18 साल, ग्राम निक्कासूर, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर। आतंकवादी नंबर 2 वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, उम्र 23 साल, ग्राम अगवान, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर। आतंकवादी नंबर 3 गुरविंदर सिंह, उम्र 25 साल, मोहल्ला कलानौर, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर के एक ही थाना कलानौर के रहने वाले इन तीनों आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। ये अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। नहीं, पंजाब पुलिस की टीम भी आई थी और इस मुठभेड़ में उनकी टीम भी शामिल है। अच्छा कार्य पुलिस ने किया है और 2 राज्यों की पुलिस ने किया है। एक फेडरल स्ट्रक्चर में 2 राज्यों की पुलिस में भी बहुत अच्छा समन्वय रहना चाहिए और उसका एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। पंजाब में खालिस्तान की बात करने वाले इन तीनों कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराए जाने के बाद सवाल उठता है कि क्या पंजाब में फिर से खालिस्तानी ताकतें सिर उठाने लगी हैं? क्या अपनी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो यूपी के तराई क्षेत्र में बढ़ने लगे हैं? और क्या पंजाब में इन खालिस्तानी ताकतों को पाकिस्तान से खुली शह और मदद मिल रही है? ये सवाल पंजाब से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर रंधावा भी उठा रहे हैं। रेडिकल्स और गैंगस्टर का इकट्ठे होना ये बहुत खतरे की घंटी है पंजाब के लिए। वो वहाँ बैठकर ये जहाँ ऑपरेट करते हैं और पूरा का पूरा, मैंने कई बार जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि एसएसपी तो सुनना ही नहीं चाहते, क्यों हाथ ठोका बन गए हैं वो सरकार का। और देखिए, मैंने इलेक्शन में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि गैंगस्टर जो हैं उनकी फैमिलीज को इन्होंने प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन दी है, ऑन रिकॉर्ड दी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये गैंगस्टर हैं, दूसरी तरफ हम उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि इनको दूसरा ग्रुप ना मार जाए। इसका मतलब जो
आम लोग हैं, नागरिक हैं, सिविल जो हैं, उनकी कौन हिफाजत करेगा? उनको भी फिर सिक्योरिटी देंगे। 4 दशक पहले पंजाब आतंकवादी चपेट में आ गया था, लेकिन 10 वर्षों के भीतर ही पंजाब में अमन और शांति लौट आई थी। अब फिर से कहते हैं हालात बदले हैं। इस पर बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। पंजाब के ये तीनों आतंकवादी गुरदासपुर से आकर पीलीभीत के पूरनपुर में छुपे हुए थे। इसकी सूचना रविवार को पंजाब पुलिस को मिली तो उसने यूपी पुलिस से संपर्क किया। यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस को बेहद गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया। पीलीभीत पुलिस ने जिले के सभी बॉर्डर को सील कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिससे आतंकी भाग न सकें। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक ही बाइक पर तीनों युवक सवार दिखे, जिन्हें देखकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने रोका तो उन्होंने भागते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने हमला किया, जिसमें तीनों मारे गए। फिलहाल इस मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। 3 आतंकियों पर गोली चलाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर आतंकियों से 2 AK-47, 2 विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस सहित एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। इसमें घेरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई के द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CSC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई है। आखिर कौन है ये तीनों आतंकवादी जिनको मारने के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश के पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना पड़ा? पुलिस के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KJDF के सदस्य थे। इन तीनों आतंकवादियों ने गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमले किए थे। KJDF एक ऐसा संगठन है जिसे पाकिस्तान का संरक्षण मिला हुआ है। KJDF का प्रमुख रणजीत सिंह नीता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पाकिस्तान में कहीं रहता है। KJDF पर नकेल इसलिए भी कसी कि 20 दिसंबर को गुरदासपुर बांगल पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जबकि 17 दिसंबर को अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोट हुआ। इससे पहले गुरदासपुर में बख्शीवाल पुलिस चौकी के बाहर भी विस्फोट हुआ था। मैंने एक लेटर लिखी उनको कि पंजाब में क्या हो रहा है। उस दिन 7 पुलिस स्टेशनों पर अटैक हो गया था, उसके बाद 2 और आ गए। इसी दिसंबर में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश हुई। हालांकि गोली मारने वाले को पकड़ लिया गया, लेकिन सवाल यही है कि क्या पंजाब फिर से खूनी करवट ले रहा है? पीलीभीत में हरपाल सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। खबरों की खबर में ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला जो हर घर से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अब एक और बड़ी खबर पर नजर। केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला करते हुए शिक्षा के अधिकार कानून में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है, यानी अब 5वीं और 8वीं के छात्रों को फेल किया जा सकेगा। फेल किए गए छात्रों को पहले की तरह अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें 2 महीने में फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर वो फिर फेल होते हैं तो उन्हें उसी क्लास में पढ़ना होगा। केंद्र सरकार के करीब 3000 स्कूलों में यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले नो डिटेंशन नियम के चलते छात्रों को फेल नहीं किया जा सकता था, उन्हें प्रमोट कर दिया जाता था। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये
संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। वाकई ये 5वीं और 8वीं के बच्चों और उनके माता पिता के लिए बड़ी खबर है। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।